नमस्कार। प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। और आज हम देखेंगे कि पॉलिटी का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, संविधान का जो एक टॉपिक है पार्लियामेंट, और उसे हिंदी में संसद कहते हैं। तो क्या संसद, ठीक है, संसद। और इस संसद में बैठने वाले लोगों को हम कहते हैं क्या, सांसद। और सांसद जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ये संसद है क्या, संसद क्या है? देखिए, संसद, पार्लियामेंट सांसदों का एक घर है। क्या है, सांसदों का घर है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों का घर है। इसको समझने के लिए हम विस्तार से देखेंगे कि जो संसद है ये क्या है, संसद क्या है। संसद देश की कानून बनाने वाला एक घर है। देश का कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। देश का कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है ना। पूरी देश की कानून व्यवस्था, जो विधायक का जो नियम बनता है, जो लॉ बनता है, वो संसद से बनता है, पार्लियामेंट से बनता है। तो देश का कानून बनाने का काम संसद करता है। देश का कानून, देश का कानून बनाना संसद का कार्य है, ठीक है। देश का कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। और जब संसद कानून बना देती है, लॉ नियम बना देती है ना, उसको कोर्ट भी बदल नहीं सकता। अगर संसद ने कह दिया कि हम लोग यानी जनता रोड के बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पे चलेगी, तो चलना पड़ेगा, है ना। और बहुत से जो नियम है वो संसद ही है, संसद ही सारे नियमों को बनाती है। बीच में देखते हैं कि संसद नियमों को बनाती है, फिर उसके नियमों का जब कोई जनता उल्लंघन करती है ना, तो मान लीजिए कि कोई नियम बना, कृषि कानून बिल बना, तो वो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उसको जनता के प्रदर्शन से, आंदोलन से उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो उसको देख करके हम देखते हैं कि संसद पावरफुल होती है, संसद ही देश की कानून व्यवस्था बनाती है। तो इस संसद को किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आज हम देख लेते हैं। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को एक तरीके से मान लीजिए कि अब तो दो संसद है ना, एक पुरानी संसद और एक नया संसद, है ना। पुराना संसद और नया संसद। पुराना संसद 1927 में बना था, और ये वास्तुकार इसके जो थे वो कौन थे, वास्तुकार थे लुटियन जॉन। कौन थे, लुटियन, है ना। लुटियन जॉन वास्तुकार थे इसके, ठीक है। और बैकर्ड भी थे। लुटियन जॉन के बाद कौन थे, बैकर्ड। लुटियन जॉन के बाद बैकर्ड। और नया संसद की बात करेंगे तो नया संसद जो है त्रिभुजाकार बना हुआ है, ऐसा ही तो है, त्रिभुजाकार बना हुआ है। और इसमें 3 तो गेट हैं। कितने गेट हैं, 3 गेट है। गेट के नाम है कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार, है ना। कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार, 3 गेट हैं, 1 2 3, ठीक है। कौन कौन से गेट हैं, कर्म द्वार, दूसरा शक्ति द्वार,
और तीसरा ज्ञान द्वार। ये 3 गेट है ना। संसद के कितने गेट हैं? 3 गेट है। नया जो संसद बना है उसके 3 गेट हैं। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो इसके वास्तुकार आप देखिएगा, कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार। और ये आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। और वास्तुकार जो है इसके विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। कौन है इसके वास्तुकार? विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। तो हम देख लिए हैं इसको, संसद को, पार्लियामेंट को, देश का कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट करती है, कानून बनाती है पार्लियामेंट। और इस जब संसद कानून को बनाती है तो उसका कोई भी कानून को बदल नहीं सकता है ना। क्योंकि संसद एक ऐसा घर है कि वो देश की सारी कानून व्यवस्था को देखती है। और संसद देश का कानून बनाने का कार्य करती है। इसमें 2 संसद, पहले हमारा पुराना संसद था, अब दूसरा नया संसद। पुराना जो संसद है उसका 1927 में निर्माण हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे वो लुटियन जॉन और बैकर्ड थे। और नया संसद जो बना हुआ है ये, इसके तो 3 गेट हैं, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार। ये त्रिभुजाकार है। वास्तुकार इसके विमल पटेल है। वास्तुकार कौन है इसके? विमल पटेल है। अब देख लेते हैं कि संसद में किस किस तरीके से लोग चुन के जाते हैं हर देश के राज्य के कोने कोने से, है ना। जो इंडिया के कोने कोने से जो लोग चुन के जा रहे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किस तरीके से कैसे हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट उसमें। और इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि जो लुटियन जोन वगैरह इन्होंने जो बनाया था पुराना संसद, अब इसमें संसद को, पार्लियामेंट को, यानी संसद को कहाँ किस नाम से जानते हैं, है ना। कहाँ किस नाम से जानते हैं तो देखिएगा, इसमें देख लेते हैं कि लोकसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा के बारे में अगर यूके ब्रिटेन की बात करें, कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। किसके? हाउस ऑफ कॉमन। याद रखना, किसके नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं लोकसभा को ब्रिटेन में। और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR, ठीक है, HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अब ये तो हम बता दिए थे आपको किसके? लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा के बारे में ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये है लोकसभा। राज्यसभा में देखेंगे, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, और राज्यसभा के बारे में ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। ब्रिटेन में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। और यूएसए में इसको सीनेट बोलते हैं। और यूएसए में सीनेट बोलते हैं। यूएसए में क्या? सीनेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपके कि ऐसे लोकसभा के बारे में देख हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि लोकसभा को ब्रिटेन में क्या कहते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं।
और यूएसए में लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड बोलेंगे और यूएसए में बोलेंगे सीनेट बोलेंगे। याद रखना इस चीज को अच्छे से तरीके से, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसका एक साइड हो जा रहा हूं मैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको कि संसद बनती कैसे है, किन लोगों से, कितने अंगों से मिलकर के बनती है क्या संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है कितने लोगों से मिलकर के बनती है, तो पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट जो है ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किस किस से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन लोगों से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, राष्ट्रपति संसद का कोई अंग नहीं है, लेकिन जब संसद के सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही बुलाता है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के मिलने से जब संसद का निर्माण होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक विधायिका या कार्यपालिका जो होती है, यहाँ पर क्या, विधायिका, ठीक है। इसमें हम देखते हैं दो चीजों को, दो चीजों को देखेंगे कि एक तरफ होती है केंद्रीय विधायिका, क्या, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और दूसरी राज्य की विधायिका, दूसरी क्या है, राज्य की विधायिका, दूसरी क्या है, राज्य की विधायिका है। जो केंद्र की विधायिका है ना, उसमें केंद्र की विधायिका में जो संसद का अंग दिया गया है, उसमें तीन चीजें हैं केंद्र में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य की विधायिका में इसको राज्य का विधानमंडल बोलते हैं, राज्य विधानमंडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राज्य विधानमंडल इसको बोलते हैं। और इस राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है, विधानसभा, देखना ध्यान से, विधानसभा, विधान परिषद, और राज्यपाल, ठीक है। ये चीजें देखना है ध्यान से हमें कि राज्य की विधायिका होती है जिसको राज्य विधानमंडल बोलते हैं, और इसी में विधायिका, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। देखिए विधानसभा वो होती है, हर राज्य में विधानसभा होती है,
और विधानसभा से चुन करके जो एमएलए जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं और उसी से हमारा सीएम बनता है। एमएलए चुनते हैं किसको? सीएम को। ठीक है। विधान परिषद का गठन करने का कार्य राज्य पर डिपेंड करता है। राज्य चाहेगा तो विधान परिषद का गठन करेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो विधान परिषद का गठन नहीं करेगा। ठीक है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। विधान परिषद का गठन करने का काम राज्य के ऊपर है, राज्य पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? राज्य पर निर्भर है कि हमें विधान परिषद का गठन करना है नहीं करना है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये चीज देख लेते हैं। राज्य पर निर्भर ये करता है। विधानसभा में क्या होता है? राज्य के जो विधानसभा होती है इसमें एमएलए, ठीक है, एमएलए चुने जाते हैं और जो लोकसभा होती है उसमें एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। आगे हम देखते हैं, चीज देख लिए हैं हम। पहला जो देखे थे हम इसको, दूसरा ये है कि जो संसद होती है हमारी, ये संसद को 3 अंगों से मिलकर बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का कोई भी अंग नहीं होता है, लेकिन जब संसद का सत्र को बुलाना होता है तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। तो ये चीजें देख लिए हम कि कार्यपालिका विधायिका को देखेंगे तो इसमें केंद्रीय विधायिका, केंद्र की एक विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होती है। जो केंद्र की विधायिका होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, और जो राज्य की विधायिका में जिसे हम राज्य विधानमंडल बोलते हैं, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। इसमें विधानसभा राज्य पर निर्भर करती है कि राज्य को विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे विधानसभा को जब हम देखेंगे तो विधानसभा में कौन? एमएलए चुने जाते हैं, जिसे हम सब भाषा में, गांव की भाषा में विधायक बोलते हैं। कौन? विधायक चुने जाते हैं और राज्य की विधानसभा में जाते हैं और उन्हीं विधायकों से हमारा एक मुख्यमंत्री चुना जाता है ना, सीएम चुना जाता है हर स्टेट का। और यहाँ पर देखेंगे लोकसभा में केंद्रीय विधायिका जो होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जिस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से यहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्य में गवर्नर होता है। क्या होता है? गवर्नर। ठीक है, अब देख लेते हैं विधानसभा। जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदस्य कौन है? जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदस्य वो कौन होता है? विधानसभा सदस्य होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। विधायक का डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्शन होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है विधायक का। ऐसे ही लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद बोलते हैं, सांसद का भी चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। वोट मांगने गांव-गांव में सांसद आते होंगे ना, हाथ जोड़ते होंगे कि लोकसभा सदस्य है ना, जो वो तो गांव से जो डायरेक्ट चुना जाता है वो सांसद का इलेक्शन होता है। ठीक है, जो लोकसभा से सांसद चुन के जाते हैं, जो क्षेत्र से सांसद चुन के जाते हैं वो सीधे कौन? जैसे मान लीजिए आप एमपी बना, ठीक है, एमपी बनता है और एमपी ही उसका उल्टा कर दो तो पीएम होता है। एमपी में से ही पीएम चुना जाता है ना। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उल्टा करिए तो ये हो गया ना, एमपी है, एमपी का उल्टा कर दो तो पीएम हो गया। इन्हीं लोगों में से, एमपी लोगों में से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना। और जो एमएलए है जिसको हम विधायक बोलते हैं, क्या? विधायक, विधायक ये चुनते हैं सीएम को और एमपी चुनते हैं पीएम को। समझे ना, ये चुनते हैं सीएम को और ये चुनते हैं पीएम को। आगे देखते हैं कि केंद्रीय विधायिका में संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और इसमें राज्य की विधायिका में राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
इसका विधान परिषद का होना ना होना वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राज्य में विधानसभा होगी और राज्य में राज्यपाल का होना जरूरी है। हर स्टेट का गवर्नर भी होना बहुत जरूरी है, जैसे केंद्र में हमारा राष्ट्रपति का होना बहुत जरूरी है ना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब ये बातें जब केंद्र में और राज्य में निकल के आती हैं तो संसद का जो नियम होता है, अब हम पढ़ तो लेते हैं कि संसद पढ़ रहे हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है उसको देखते हैं। तो संसदीय जो प्रणाली है ना, ब्रिटिश से ली गई है। कहां से? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटिश। संसदीय प्रणाली कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन से संसद की प्रणाली को अपनाया गया है। और ये जो संसद है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को देखेंगे तो संसद का जो हमारा जो संसद का जो किया गया है निर्माण, वो अनुच्छेद संसद का जो बखान किया गया है वो 79, यानी आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग इसका क्या बखान किया गया है ना। 79 के अकॉर्डिंग, 79 के अकॉर्डिंग किया गया है इसको। अब उसके बाद राज्यसभा को देख लेते हैं तो राज्यसभा में 80, अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा को डिफाइन किया गया है और 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा को डिफाइन किया गया है। किसके? 81, अनुच्छेद 81 के अकॉर्डिंग किसको किया गया है? 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा को और 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा को डिफाइन किया गया है। और जो हमारे राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से किया गया है। 52 से लेकर के 61 तक का राष्ट्रपति का बखान किया गया है। समझे? तो समझ लेना कि जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, संसद को, पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, तो हम पार्लियामेंट को पढ़े थे कि पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट एक देश का कानून बनाने का घर है। ठीक है? क्या है? देश का कानून बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद करती है। संसद चाहेगी, कानून जो बनाएगी वो संसद ही बनाती है, क्योंकि भाई जनता का जो घर है वो लोकसभा है और लोकसभा ही जो मंत्री परिषद होता है ना, लोकसभा का मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि भाई जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 लाख लोगों की 10 लाख लोगों से चुना जाता है ना, एक एमपी 10 लाख लोगों पर, कितने पर? 10 लाख लोगों पर एक एमपी की सीट आवंटित होती है। यानी 10 लाख लोगों की समस्या को कौन सुनता है? एक एमपी सुनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अपना संसद में क्या आवाज को रखता है। भाई तो रखेगा भाई। एक बात बताइए, क्या 10 लाख लोगों की समस्या का सरकार सुन सकती है? नहीं। उसने 10 लाख लोगों का एक वो किया, मतलब निश्चित किया और 10 लाख लोगों पर जनसंख्या पर उसने एक एमपी दे दिया कि भाई आपकी 10 लाख लोगों की जो समस्या है वो एक एमपी सुनेगा, है ना। एमपी तभी तो, सांसद तभी तो गांव में जाता है, वोट मांगता है। यानी 10 लाख लोगों का राजा कौन होता है? एमपी होता है। 10 लाख लोगों का राजा कौन हुआ? एमपी हुआ। और वही 10 लाख लोगों का राजा एमपी जाकर के पार्लियामेंट में, संसद में आवाज को रखता है कि भाई हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, स्कूल नहीं बना है, हॉस्पिटल नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है, एम्बुलेंस नहीं है, शिक्षा का कोई अच्छा प्रबंध नहीं है ना। तो उसकी समस्या को सुनते हैं। ठीक है ना। और ऐसा तो नहीं है कि संसद में आकर के 10 लाख लोग आएंगे और उस पर मतलब वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारी समस्या का कौन सुनता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। और इसीलिए लोकसभा का जो मंत्री परिषद होता है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि जब सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद में उसी में से मंत्री परिषद का गठन होता है, लोकसभा का गठन होता है ना। जब गठन होता है लोकसभा का और जब मंत्री परिषद बनता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होना जरूरी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी होता है। समझे इस चीज को? तो संसद में आर्टिकल 79 याद रख लो कि संसद आर्टिकल 79 बखान किया गया है। राज्यसभा में 80, लोकसभा में 81 और राष्ट्रपति 52 से लेकर के 61 तक का बखान किया गया है। समझे इस चीज को?
ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, याद रहना चाहिए ये चीज। तो दोहरा लीजिए पहले से कि संसद क्या है। तो संसद एक देश का कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। और संसद दो थी, पहले हमारा पुराना संसद, दूसरा नया संसद बना है। पुराना संसद का जो निर्माण हुआ था 1927 में हुआ, और जॉन लुटियन के द्वारा, बैकर्ड के द्वारा हुआ, ठीक है। और ये वाला, ये त्रिभुजाकार है नया संसद, ठीक है। इसके जो वास्तुकार हैं वो विमल पटेल जी हैं, और इसमें 3 द्वार हैं, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। संसद को समझे, संसद 79 में बखान किया गया, और इसमें से जब देखा गया ऊपर, तो एक तरफ केंद्रीय विधायिका, दूसरी तरफ राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति है, उसी तरीके से राज्यपाल है। यहाँ लोकसभा, केंद्र में लोकसभा है और यहाँ विधानसभा है। केंद्र में एमपी चुने जाते हैं और राज्य में एमएलए चुने जाते हैं। यहाँ सांसद चुने जाते हैं और इधर विधायक चुने जाते हैं। सांसद जो एमपी होता है वो पीएम को बना करके भेजता है, और जो विधायक होता है वो सीएम को बना करके भेजता है। एमपी केंद्र पे होता है और सीएम राज्य पे होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से देखना है और पढ़ना है अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, केंद्र की विधायिका में यहाँ है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो संसद की बात की थी हमने, वो आर्टिकल 79। लोकसभा कितना है? 81, राज्यसभा 80 और राष्ट्रपति 52। समझे? ये अनुच्छेद है। क्या है ये? अनुच्छेद। ठीक है, याद रखो, केंद्र की विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का आर्टिकल 79, लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और ये राष्ट्रपति जो हमारा आर्टिकल 52 है। अब लोकसभा देख लेते हैं, लोकसभा में कौन होता है? एमपी। इनके मुख्य बातें देख लेते हैं, इनकी मुख्य बातें क्या है, लोकसभा की मुख्य बातें क्या है। तो सबसे पहले अगर इसको देखा जाए कि संसद का जो मुख्य बातों में, लोकसभा आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को हम बोलेंगे क्या? निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो संसद का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल, थोड़ा सा नोट करके देख लीजिएगा यहाँ पर। सत्रह अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, और पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 में हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को, और 1954 में इसको क्या
हाउस ऑफ पीपुल्स बोला गया। क्या? हाउस ऑफ पीपुल्स 1954 में। ठीक है, यानी जनता का घर। क्या बोला गया? जनता समझे? क्या बोला गया? जनता का घर। ठीक है, इस चीज को थोड़ा याद रख लेना तो अच्छा रहेगा कि गठन इसका 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई, और 1954 में इसको क्या बोल दिया? हाउस ऑफ पीपुल्स बोल दिया गया। और इसमें जब देखे थे केंद्र, जब लोकसभा आर्टिकल 81 है, राज्यसभा आर्टिकल 80 है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 है, और लोकसभा को हम इसको निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको निम्न सदन बोलते हैं, और इसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं, लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल्स है, जनता का द्वार कहा है इसको, और इसका जो कार्यकाल होता है ना लोकसभा का, वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? निम्न सदन हो गया ये, दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इसका? लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पांच वर्ष। और लोकसभा का सदस्य चुना जाने के लिए इसकी जो एज है वो 25 है। न्यूनतम एज कितनी है? 25 लोकसभा सदस्य बनने के लिए। एज कितनी है? 25 वर्ष। 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसका जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन इसका होता है। वोटिंग वो जनता के द्वारा होती है सीधे। एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसद की। गांव में जो आता है वोट मांगने, सांसद ही होता है। ठीक है, तो सांसद का जो इलेक्शन जनता के द्वारा होता है, सीधे जनता चुन करके सीधे भेजती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, संसद में, और आपकी समस्या को सुनती है सरकार। ठीक है, समझे ना? और जो लोकसभा का मंत्री परिषद होता है ना, किसका? लोकसभा का मंत्री परिषद। लोकसभा का मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा का मंत्री परिषद। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से मंत्री चुने जाते हैं, तो मंत्री परिषद जो बनता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा महत्वपूर्ण है जनता की समस्या को सुनने के लिए, क्योंकि जनता डायरेक्ट लोकसभा को इलेक्शन वोट करती है, राज्यसभा को तो नहीं करती है। समझे? तो राज्यसभा को विधायक मंत्री करते हैं, तो विधायक मंत्री भाई डायरेक्ट उनको चुनेंगे, तो आप जनता थोड़ी ना चुनेगी उनको। तो जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वो आगे राज्यसभा में चुनता है। लेकिन जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वो आपकी समस्या को जब सुनेगा ना तो पार्लियामेंट में सुनेगा। एक छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी, कि मान लीजिए किसी गांव में एक सड़क खराब है, नाली खराब है, तो उस नाली की समस्या को क्या संसद जान रही है? क्या लोकसभा स्पीकर उसको जान रहे हैं? प्रधानमंत्री जान रहे हैं? उसको नहीं जान रहे ना, कि किस स्टेट में किस गांव में कौन सी नाली या सड़क खराब है। वहां का विधायक होगा
तो विधानसभा में बोलेगा, स्टेट की विधानसभा में, या सांसद वहां का चुनाव होगा तो सांसद सीधे आकर के बोलेगा संसद में कि भाई हमारे लोकसभा क्षेत्र से उस समस्या है तो उसको सुना जाए, सड़क का निर्माण कराया जाए, है ना, यही तो बोलेगा। तो पता है ना, तो जनता द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो समस्या को रखेगा संसद में, फिर वहां से फंडिंग आएगी, फिर आपका कार्य शुरू होगा। समझे? तो इस तरीके से देखना होता है कि जो आर्टिकल 81 में लोकसभा की बातें कही गई हैं कि इसका निम्न सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए एज 25 ईयर होना चाहिए, न्यूनतम एज 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, आगे लोकसभा का जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जो होता है ना, क्योंकि भाई उन्हीं में से जब सरकार बनाते हैं तो उन्हीं लोगों में से मंत्री बनते हैं, और लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है। जो लोकसभा स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी पावर इतनी होती है कि संचित निधि पर भी उसी का अधिकार होता है। किसका? संचित निधि पर भी, यानी मनी बिल पर भी उसका अधिकार होता है। मनी बिल को वही डील करता है, उसकी अध्यक्षता वही करता है। लोकसभा की अध्यक्षता भी वही करता है। संसद के सत्र को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन अध्यक्षता जो करता है ना वो लोकसभा स्पीकर करता है, और लोकसभा स्पीकर उन्हीं एमपी में से चुना जाता है। समझे? तो लोकसभा स्पीकर को बहुत बड़ा उसका योगदान है मनी बिल को लेकर के, अध्यक्षता को लेकर के, और उन्हीं एमपीओ में से ही लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है, और उन्हीं एमपी में से हमारे पीएम को चुना जाता है। ये केंद्र हो गया। केंद्र का समझ चुके होंगे कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष का, न्यूनतम एज इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, इसका जो निर्वाचन होता है डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, और मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। और आगे लोकसभा स्पीकर जो होता है महत्वपूर्ण अंग होता है लोकसभा का। भाई महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हो गया, पूरी लोकसभा को उसको देख रहा है, जो भी 545 550 अधिकतम सदस्य हैं उनको, भारत के हर राज्य के कोने कोने से चुन करके आए हैं उनको, है ना, किस तरीके से पूरा डीलिंग करता है। देखे ना, ये जब पार्लियामेंट चलता है, संसद चलती है, तब सामने बैठे होते हैं संसद जी, वो स्पीकर साहब ऊपर बैठे होते हैं, है ना। तो अभी जो ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, समझे। तो इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, इस सारी चीजों को थोड़ा समझना होगा अच्छे से। इनकी सीट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि लोकसभा को कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा ये देख लिए हम। लोकसभा को थोड़ा सा उसकी सीटों पे बात कर लेते हैं कि सीटें कितनी है ना। तो यहां से इसको रफ कर दे रहे हैं इतना, राज्यसभा को पढ़ाएंगे थोड़ा सा बाद में अभी। क्या लोकसभा की सीटें, लोकसभा के सीट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीट्स लोकसभा की कितनी है।
तो देखे थे हम इसमें कि लोकसभा की अधिकतम सीट 550, ठीक है। और वर्तमान में जो है वो 545। लेकिन जो 545 में से हमारे संसद में, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। तो एंग्लो इंडियन जब चुने जाते थे तो एंग्लो इंडियन को पार्लियामेंट ने 1 से 4वां संविधान संशोधन 2020 में उनको हटा दिया है। कारण अब एंग्लो इंडियन है क्या? तो एंग्लो इंडियन, मान लीजिए कि जो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है और उनके दादा परदादा या पिताजी यूरोप से थे, यूरोपियन थे, है ना। अब जैसे कैसे समझा जाए कि हमारे देश के अंदर मान लीजिए कि रेल का निर्माण हो रहा था, पटरियां बिछ रही थी, लाइन बिछ रही थी, तो लोग आए थे। अब जब वो लोग यहाँ आए, काम किए, करने के बाद में उन्होंने यहाँ शादियां कर ली यहाँ के लोगों से, लड़की से। जब लड़की से शादी कर ली, पिताजी हुए यूरोप के, यूरोपियन, और बच्चे तो इंडिया के ही होंगे फिर, इस तरीके से। तो दादा परदादा, है ना, माता पिता उनमें से कोई यूरोप का था और वहाँ के जो लोग यहाँ जो हैं तो यहाँ की संतान इंडिया की है। तो उन लोगों में से एंग्लो इंडियन बोलते थे और उनमें एंग्लो इंडियन को 2 लोगों को चुनते थे। तो 1 से 4वां संविधान संशोधन के द्वारा उनको क्या हटा दिया गया है। तो कितना बचा? ये अधिकतम 552 थी, ठीक है। तो कितना बचा? 550 यहाँ बचा और इधर बचा 543। कितनी बची सीटें? 543 सीटें बची। अब इन 543 सीटों को वर्तमान में जब देखा जाता है, देखिए यहां याद करते हैं कि अधिकतम जो सीट है कितना? 552। लेकिन इसमें से दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको क्या 1 से 4वां संविधान संशोधन संशोधन 2020 में हटा दिया। तो कितना बचा? 550। लेकिन वर्तमान में जो 545 सीटें थी उनमें से 2 को निकाल दिया तो कितना बचा? 543 सीट्स। कितनी सीट्स बची? 543 सीट बची। इन 543 सीटों को आवंटित कैसे किया गया, किस लेवल पे? तो जो 543 सीट्स हैं, इन 543 सीटों को, तो यहां रिजल्ट निकला 543। और जो 543 सीट्स हैं इनको राज्य से और केंद्र से,
राज्य से जो चुनी जाती है वो 530, और 13 जो सीट्स हैं वो केंद्र से, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं यूटी से, यूनियन टेरिटरी से चुनी जाती हैं, है ना। तो जो लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा में जो हमारा ये लोकसभा है, तो जो मुख्य बातें देखी जाए तो निम्न सदन है, ये कार्यकाल 5 वर्ष का है, सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए एज न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, समझे इस बात को। आगे देख लेते हैं कि जो सीटें हैं ये कि अधिकतम 552 सीटें थी, लेकिन 552 में से 2 सीट्स एंग्लो इंडियन 545 हैं वर्तमान में, उनमें से 545 सीटों में से 2 एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत हटा दिया गया है। अब 545 में से 543 सीट्स बची, और 543 सीट्सों में से 530 सीट राज्यों से चुनके और केंद्र शासित से 13 सीट चुनके आएंगी। तो जब एमपी की सीट्स को हमने बताया गया कि एक एमपी की सीट्स जो होती है वो 10 लाख लोगों पर होती है, समझे, 10 लाख लोगों पर। अब मान लीजिए कि 500 क्या है, देखिए 550 है और 543, 550 और 543 में एक आकलन करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि ये 550 है और ये 543 है, समझना। तो 60 जो सीट्स हैं, 50 के लिए 7 सीट्स जो है हमारी, वो 7 सीटें पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उन पे भी तो होना चाहिए इलेक्शन। भाई ये चीज तो क्वेश्चन तो बनता है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है उस पर। तो उस पर इलेक्शन होने का कारण ये है कि भाई जब एक सीट 10 लाख जनता पर जो चुनी गई है, 10 लाख लोगों पर एक एमपी की सीट दी गई है। अब मान लीजिए किसी राज्य में जनगणना होती है और उस क्षेत्र की जनगणना होती है, जहां उस क्षेत्र में मान लीजिए कि 9,50,000 जनसंख्या है। कितनी? 9,50,000 जनसंख्या है। तो उस क्षेत्र को क्या एमपी की सीट निर्धारित की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि 10 लाख लोगों पर ही एक एमपी की सीट को सुनिश्चित किया गया है, ना कि 9.5 लाख पर। तो आने वाली जो जनगणना होगी, क्या पता 9.5 लाख से होकर के 11 लाख पहुंच जाए। जब 11 लाख पहुंच जाएगी तो वहां एमपी की जरूरत होगी। किसकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत वहां पर होगी। अब ऐसे ये चलता रहता समायोजन, 83 के अकॉर्डिंग समायोजन चलता रहता है ना। समायोजन क्या चलता रहता है इसका, क्योंकि कहाँ किस तरीके से समायोजन भी जरूरी है ना। 82 जो अनुच्छेद है, इसका समायोजन होता रहता है। क्यों भाई? कहाँ किस तरीके से कितनी जनसंख्या घट गई, कितनी बढ़ गई, क्या हो गया है ना, तो सीटों का समायोजन 82 के अकॉर्डिंग क्या, अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग समावेशन होता रहता है, समायोजन क्या जो है वो होता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य के किसी क्षेत्र में अगर कोई भी आपातकालीन सुविधा हो, इमरजेंसी हो गया, कोई कोविड हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई स्टार्ट गिर गया, कुछ भी हो, समझ रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या मान ली एक बार में 5 लाख खत्म हो गई या 5 लाख, तो वहां से भाई टोटली 10 लाख थी, 11 लाख थी, तो 5 लाख वहां से हट गई, तो भाई वहां एमपी की जरूरत तो नहीं है, समझे। तो वहां तो नहीं है, तो वहां से हटा दी जाएगी, और जहां 9 लाख थी वहां 11 लाख हो गई, वहां सीट्स दे दी जाएगी, समझ रहे हैं। तो आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग इस कार्य को समायोजन किया जाता है इसका, है ना। तो लोकसभा में हम समझ लिए हैं कि 500 राज्य से 530 और केंद्र शासित से 13 सीट्स को किया जाता है। अब देखिए 543 जो सीटें हैं हमारी, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, ये रफ कर दे रहे हैं,
देखिए ये 543 सीट है, 543 सीटों को 131 सीट्स, कितना 131 जो सीट्स है वो 131 सीट्स SC ST को है। कितना है? SC और ST को है 131 सीट्स जो है, 543 का 131 सीट्स यानी 24.3%, यानी 24.3% जो लोकसभा की सीट्स है वो SC और ST के लिए सुनिश्चित की गई है, जिसमें से SC को कितना 84 सीट्स है, SC को कितना है 84 सीट्स है और ST को 47 सीट्स है। कितना है 47 सीट्स निर्धारित की गई है ST के लिए। 84 सीट्स अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, और 47 सीट्स अनुसूचित जनजाति। समझे? किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए सुनिश्चित की गई है। ठीक है, 131 सीट्स में से 84 सीट्स SC के लिए है और 47 सीट्स जो है वो किसके लिए है? वो ST के लिए निर्धारित की गई है। समझे? आगे अधिकतम सीट्स के बारे में जाने थे हम। 550 जो थी, कितनी है? 543 पर इसका सुनिश्चित किए हैं और 550 सीट्स जो थी हमारी, 550 सीट्स, ठीक है। तो 550 में 530 किससे? स्टेट से, और 20 सीट्स केंद्र से निर्धारित की जाती हैं। समझे ना इसको? तो लोकसभा का जो हमारा रिजल्ट रहा है, लोकसभा को हम डिटेल में देख लिए हैं अच्छी तरीके से, एक लोकसभा हम किस तरीके से, तो लोकसभा को डिफाइन किए थे, रिफॉर्म जो लोकसभा को पढ़े थे, एक तरीके से लोकसभा को देख ले रहे हैं कि जल्दी से इसका क्विक रिवीजन लोकसभा कर लेते हैं कि लोकसभा है क्या। तो लोकसभा का जो वो है क्या है, 1979 के अकॉर्डिंग लोकसभा को किया गया है। ठीक है, इसको निम्न सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। एज इसकी होनी चाहिए न्यूनतम निर्वाचन लड़ने के लिए 25 और भारत का नागरिक होना चाहिए। जो इसका जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। और इसमें लोकसभा का जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। लोग इसको MP को चुन के भेजते हैं। एक सीट्स 10 लाख लोगों पर निर्धारित की जाती है। समझ रहे हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, और MP जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद में बैठता 10 लाख लोगों की समस्याओं को सुनता है। अब जो अधिकतम सीट थी वो 552 थी, इसमें से 2 एंग्लो हटा दिए। ठीक है, उसके बाद जो अधिकतम थी और इसी का जो वर्तमान में थी 545 थी, इसमें से 2 जब एंग्लो हटे थे उसमें से हटेंगे तो इसमें हटेंगे, तो कितना बचा? यहाँ तो 550 बचा और यहाँ 2 जब हटा दिए तो 543 बची। ठीक है, 543 को डिवाइड किए गए थे तो 530 स्टेट से आई चुने जाते हैं लोग, और 13 जो लोग थे वो के UT से, यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। और 543 सीट्सों में जो है यानी 24.3% सीट्स का निकालेंगे तो 131 जो सीट्स हैं उसको SC ST के लिए है, SC और ST के लिए है। SC ST को उसमें से देखा जाए तो SC के लिए 84 सीट्स हैं और ST के लिए 47 सीट्स हैं, ST के लिए। समझे? तो ये एक लोकसभा का सिस्टम है जो जनता द्वारा चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो MP होता है और उन्हीं MP में से एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है और
एक पीएम बनता है, ठीक है, पीएम। अब भाई एमपी का उल्टा पीएम हो जाता है, इन्हीं लोगों में से चुना जाता है। छोटी सी बात, समझे? तो ऐसे पढ़ना चाहिए लोकसभा को। तो लोकसभा को हम कंप्लीट कर लिए है ना, सब कुछ कंप्लीट ही कर लिए, कुछ बचा तो नहीं है लोकसभा में। भाई लोकसभा में पावर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का इतना बड़ा पावर होता है कि मनी बिल को लेकर के भी उसका अधिकार होता है, संचित निधि, है ना। तो ये जो सारी चीजें है ना, लोकसभा को पढ़ो, अच्छे से डिटेल में पढ़ो, और डिटेल में पढ़ो, भाई देश का सारा कानून समझ में आ जाता है। अब भारत का भाई कानून बनाने वाला कार्य लोक संसद ही करती है। भाई संसद ने जो नियम बना दिया उसको कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, कोर्ट भी मानेगा उस चीज के लिए। भाई संसद के बनाए गए नियमों का पालन तो कोर्ट को भी करना पड़ेगा। भाई संसद एक सुलह वाला घर है, हर चीज को सुलझा करके तब पारित किया जाता है। और जब संसद बनती है तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से बनती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, लेकिन जब बिल पास होता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। और राष्ट्रपति नहीं करता, क्या करोगे आप? पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेगा वो, समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि संसद के सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है, तो करना पड़ेगा। तो लोकसभा को पूरा हम पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से कि लोकसभा कैसे पढ़ा जाता है, और जो भी कुछ था लोकसभा में वो हम सब कुछ दे दिए हैं आपको, सब कुछ दे दिए हैं। जो भी देना था लोकसभा में, जो बताना था वो सब बता दिए हैं कि निम्न सदन है, 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, जनता के द्वारा इसका चुनाव होता है, समझे? सब कुछ हम बता ही दिए हैं। अब आ जाते हैं राज्यसभा की बात। किसकी? राज्यसभा की बात। अनुच्छेद 80, राज्यसभा अनुच्छेद 80। तो राज्यसभा जो सदस्य चुन के जाते हैं उनको राज्यसभा सांसद कहते हैं। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। राज्यसभा में जनता डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करती है, समझे? इसमें मंत्री, विधायक वगैरह चुनते हैं, है ना। तो आप लोग इसमें डायरेक्ट जनता का चुनाव नहीं होता है, और इसको हम अपर हाउस, उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। उच्च सदन क्यों? कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है ना। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को, 1/3 को सेवानिवृत्ति कर दो, जैसे जैसे उसका समय होता जाए, है ना। तो उसको कर दिए। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा लोकसभा का व्यक्ति चुना जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, क्योंकि कार्यकाल 6 वर्ष का है, और ये एक उच्च सदन है, समझे? तो इसके लिए, और ये कभी भंग नहीं हो सकता, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम जो सीट्स हैं वो 245 हैं, सॉरी 250। कितनी है? 250। तो यहां समझे थे कि इसकी जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? इसको उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन।
इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने का होता है इसका? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, समझे? क्योंकि हर 2 वर्ष बाद हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है। क्या सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है हर 2 वर्ष बाद। और वर्तमान में अधिकतम जो सीट्स बताए थे इसकी 250 मैक्सिमम, ठीक कितनी थी? 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। वर्तमान में कितनी है अभी? 245 सीट्स हैं इसकी। 250 अधिकतम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 245। अब 245 सीटों में देख लेते हैं दो सौ पचास को जब हम लोग इसको करेंगे मान ली 250 है, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अपने क्षेत्र में अनुभवी होते हैं, है ना? कितने? 12 सदस्यों को। और बाकी 2 से 33 सदस्य जो हैं वो राज्य से चुने जाते हैं। 2 से 33 सदस्य किससे चुने जाते हैं? राज्य से चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में इंक्लूड है ना? तो 250 जो थे उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। तो 2 से 33 सदस्य राज्य से प्लस केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, समझे? तो ये जो चीजें है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। और राज्य से जब 233 चुने जाते हैं, तो उसमें से राज्य प्लस केंद्र से जब 233 चुने जाते हैं, तो राज्य से कितने चुने जाते हैं और यूटी से कितने चुने जाते हैं? तो देख लेते हैं कि जब 233 यहाँ हुआ था, तो 233 में से 225 तो 225 जो सदस्य थे वो स्टेट से हो गए, ठीक है? 225 जो थे वो स्टेट से हो गए, और उसके बाद में 5 और 2 7, और जो 7 8 सदस्य जो बचे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। किससे? यूटी से। 8 सदस्य केंद्र से चुने जाते, यूटी से चुने जाते हैं। 8 में से जो दिल्ली से वो 3 है, जम्मू कश्मीर से 4 और पांडिचेरी से 1। दिल्ली से कितने हैं? 3, जम्मू एंड कश्मीर से 4। तो दिल्ली से कितने हैं? 3, जे एंड के से कितने हैं? 4, और पुडुचेरी से 1। समझे इस बात को? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग आता है, अनुसार आता है, और उसमें इसको उच्च सदन बोलते हैं, यानी अपर हाउस से बोला जाता है। और ये भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के साथ इसको सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है ना?
और जो इसके 250 सदस्य हैं, 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 सदस्य जो हैं स्टेट से प्लस यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। उसमें से 225 सदस्य हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली से 3 हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 4 हैं और पुडुचेरी से 1 है। तो ये हमारा जो राज्यसभा था, राज्यसभा के क्वेश्चंस को वो डेफिनेशन जिस तरीके से किए हैं लगभग सभी बता दिए हैं। और आगे से आप लोग अपना और डिटेल में पढ़ें तो बुक्स वगैरह हैं, है ना, लक्ष्मीकांत हो गया, और भी बड़ी बड़ी बुकें हैं, उसको अपने से देखना है। हालांकि सब कुछ तो बता ही दिए हैं। राज्यसभा के सदस्य की जो अपॉइंटमेंट स्टेट असेंबली के सदस्य द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्य का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, स्टेट के असेंबली के सदस्य द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य की एज हम बता दिए थे, वो 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, है ना। तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा को हम पढ़ लिए हैं। अब देख लेते हैं आगे चल के थोड़ा सा राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति थोड़ा लंबा है। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति को बखान किया गया है। क्या 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति का बखान किया गया है कि 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति को कैसे पढ़ा जाए। बावन से लेकर के 61 तक अनुच्छेद देख लेते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, है ना। ये अनुच्छेद है, ठीक है, ये अनुच्छेद है। तो जो 52 है, अनुच्छेद 52, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में, क्या, राष्ट्रपति का पद, पद के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, और 53 में ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 53 क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख। और 54 में क्या होता है, चुनाव, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में होता है। क्या, चुनाव से, 54 से चुनाव यानी निर्वाचन, समझे, ठीक है। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है, ठीक है। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, 54 में निर्वाचन है, और 55 में कोटा यानी रीति, इसका कोटा, क्या रीति है इसकी, इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति के चुने जाने की। 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, दोबारा नियुक्त होगा 57 में, पुनर्निर्वाचन इसे बोलते हैं, ठीक है। 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन, ठीक है। 58 में योग्यता को दर्शाया गया है,
योग्यता। 58 में क्या है? योग्यता। और इसमें दशाएं, ठीक है, क्या दशाएं? शर्तें हैं, ठीक है। और 60 में शपथ है। 60 में क्या है? शपथ, ओथ। और 61 में महाभियोग। भैया जिसने ये संविधान को तैयार किया है, तो देखते हैं किस तरीके से आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख है, 54 में निर्वाचन है, 55 में कोटा है, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दिशाएं व शर्तें, समझे, और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य जो कर सकता है वो संविधान का अतिक्रमण से ही होता है, क्योंकि महाभियोग लगाया जाता है। इम्पीचमेंट के तौर पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसको इस तरीके से नहीं हटा सकते। और भाई जब संविधान बनाने वाले लोगों ने जब संविधान बनाया था और जो महत्वपूर्ण भूमिका लोगों ने निभाई है, उसमें भाई राष्ट्रपति को हटाने का जो कार्य किया गया है वो इस तरीके से नहीं, समझे। महाभियोग लगा दो, संविधान का अतिक्रमण दिखा दो, और संविधान का अतिक्रमण दिखा दो और राष्ट्रपति को हटा दो, है ना। जो भाई संविधान का अतिक्रमण करेगा, जो संविधान का उल्लंघन करेगा, उसमें महाभियोग लग जाएगा, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, समझे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से ही, संविधान के अतिक्रमण से ही उसको पद से हटाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट को देखे हैं, और पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और इसको थोड़ा सा घर पे भी वीडियो को देख लेना, अच्छे से पढ़ना इसको। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो प्रियदर्शी IAS एकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली, साइट पे जाकर के सर्च करना और उसकी समस्या का समाधान जो है वो आपको करा दिया जाएगा। पढ़ते रहिएगा आप लोग अच्छे से।